क्लासा साहब, सर आप भी फरमाइएगा। आप पहले भी कह रहे थे कि मुज़ाकरात को इतना आसान काम नहीं होगा कि एक दिन के अंदर 24 घंटों के अंदर या 48 घंटों के अंदर निमट जाए। वहाँ तक तो आपकी बात ठीक है, हम आपको क्रेडिट देते हैं कि आपने ये बात पहले से कह दी। बहुत से लोग ये समझ रहे थे कि ओवरनाइट ये काम हो जाएगा, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से आपने हुर्मस पे तबसरा फरमा रहे हैं और जिस तरह से वो ताकत की ज़बान की बात भी कर रहे हैं, मुज़ाकरात को बेहतर भी करार दे रहे हैं, लेकिन अजीब सी उनकी लैंग्वेज है। शायद समझ में मुझे नहीं आई, आपको क्या समझ में आया? क्या जिस तरीके से हमने जेडी वेंस की गुफ्तगू और फिर ईरानी वफ्द की गुफ्तगू को बहुत आसानी से समझा था कि ये मुज़ाकरात जारी रखने का ऐलान है, क्या डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू के बाद जो उन्होंने पूरा लेटर लिखा है ट्रुथ सोशल पे, आप उसी नतीजे पे हैं जो जेडी वेंस और बाकी लोगों ने कहा? बड़ी मेहरबानी आपकी फवाद में। पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने याद रखा कि मैंने अपने ये थर्सडे का जो शो था हमारा नियो टीवी पे, जो भी गुजरा है, और 2 दिन पहले उसके बाद ये मुज़ाकरात होने थे, तो उस रात हमने पकाया इस पर अभी तफसील से बात की थी, और मैंने उसमें यही बातें की थी जो अभी सामने आ रही हैं कि कम से कम ये तवक्को रखना, एक हाइट क्रिएट हुई थी, जंग थी, माहौल था, और पूरी दुनिया जो है वो चाह रही थी कि इसको खत्म होना चाहिए। हार्मोन्स हो आपका क्लोज हुआ था, इतनी सारी ब्लड शेड हुआ था, और बड़ी उम्मीदें थी, स्पेशली जेडी वैस साहब के आने से, डेलीगेशन को हेड करने से बहुत सारी उम्मीदें आसमान पे चली गई थी। तो उस वक्त तो भी ये हमने अपने थर्सडे के शो में रात को यही कहा था मैंने कि ये इतना जल्दी नहीं होगा, बल्कि दोनों जो है उसमें ईरानियंस हों या इवन अमेरिकन हों, ये जहाजों में पाकिस्तान नहीं आ रहे, ये कोई स्पेशल फ्लाइट्स नहीं आ रही, ये तना हुआ रस्सा है, ये तने हुए रस्से पे चलते आ रहे हैं, और नीचे अच्छा खासी गहराई है, और ये उसके ऊपर चल के आ रहे हैं। दोनों ये ममालिक जो है, इनके 47-48 साल से एक बड़ी खौफनाक दुश्मनी है। अभी इनकी जंग अभी अभी मतलब सीज फायर हुआ है, ये ईरानियन टॉप लीडरशिप जो है वो उसमें उसमें एलिमिनेट हुई है, बच्चे हैं, सेलर्स हैं, बड़ी तबाही हुई है, बर्बादी हुई है। सो वो सारी चीजें उनके उनके ईरानियंस के जहन पे है, अमेरिकन के जहन पे है कि जब सुपर पावर थे, हम 3 दिनों के लिए गए थे, तो वेनेजुएला टाइप हमने ऑपरेशन करना था, क्यादत को हटाना था, और फिर उसके बाद हमने सारा कुछ खत्म कर लेना था। तो मेरा उस वक्त भी यही था, व्यू था। अब ये मैं वो नहीं कह रहा आई टोल्ड यू सो, लोग कहते हैं ना आई टोल्ड यू सो वाला मसला नहीं है। एक रीडिंग थी, एक थोड़ी सी मतलब अंडरस्टैंडिंग थी अफेयर्स की, कि इतना जल्दी ईरानियंस के लिए, अमेरिकन के लिए मुमकिन नहीं होगा। मान लिया दोनों अगर पहले से भी तय किए बैठे होंगे कि हमने सीज फायर करनी है, पाकिस्तान में जाके हमने ये डील करनी है, सपोज नहीं, इवन देन उन्हें टाइम चाहिए, इसको अनाउंस करने के लिए भी टाइम चाहिए। दे नीड 15 डेज 20 डेज, एक और एक्सटेंशन चाहिए उनको, ताकि एक तो लोगों को तैयार करें। आपने ईरानी लोगों को तैयार करना है, बहुत बड़ा बोझ है आप पे ऊपर। आप मतलब ईरानी कहेंगे कि अगर आपने जाके दोनों तीनों चीजें आपने सरेंडर ही करनी थी, माननी ही थी अमेरिका की, तो फिर इतनी बड़ी आपको लड़ाई करने की, अपना नुकसान कराने के, जहाज हों, आपके बंदे हों। लेकिन क्लासा साहब, इसमें एक प्रॉब्लम ये आ गया है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की तबीयत थोड़ी सी इस तरह की है कि वो महसूस होता है जल्दबाजी करते हैं। तो उन्होंने इतना वेट कर लेना है जो आप सफारती किताबों से पढ़ के मुझे सुना रहे हैं सर, ये ज़रूर होगा, सफारती मामलात में ज़रूर होगा कि आपने वेट करना है, इस तरह करना है, वैसे करना है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की कैफियत को देखते हुए, उनकी शख्सियत को देखते हुए, उनकी अनप्रेडिक्टेबल मामलात को देखते हुए, क्या ये बात इसी तरीके से होगी जैसे हम चाह रहे हैं? और फिर एक बात यह ख़त्म नहीं होती, पीछे इसराइल भी मौजूद है जो चाहता ही नहीं है ये। मेरा ये ख्याल है, जो मैं थोड़ा सा पर उम्मीद हूं कि फौरी जंग शुरू नहीं होगी। एक तो वजह यह है कि आपने जेंटलमैन आपने एग्री किया और 15 दिन की सीज फायर, उस वक्त तो कुछ नहीं होना चाहिए ना, आपको कुछ नहीं करना चाहिए। कि पूरी दुनिया देख रही है कि ईरानियंस भी अपनी आपने तजावीज दे दी, उन्होंने भी दे दिए, उसके बाद 15 दिन तो कुछ नहीं होना चाहिए। नंबर एक। दूसरी जो मुझे उम्मीद है, पॉजिटिविटी है जो मेरे जहन में कि ब्रेक थ्रू होगा, वो है इसमें जेडी वैंस है। जेडी वैंस की एंट्री जो है ये बहुत बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है। आपने भी पढ़ी होगी, मेरा ख्याल है हमारे दोस्त भाई ने भी पढ़ी होगी, जहां साहब ने जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने कुछ दिन पहले पूरी रिपोर्ट छापी है कि कैसे ट्रंप को कैल किया गया। मेरे ख्याल 11 फरवरी या 13 फरवरी को उन्होंने आके, उन्होंने मोसाद के चीफ ने या उन्होंने नेतन्याहू साहब ने, कि आके उन्होंने इनको कैल किया। यहाँ पे एक मीटिंग की गई व्हाइट हाउस में, जिसमें उन्होंने पूरा ब्रीफ किया कि हम कैसे ईरान पे अटैक करें, तो हमें क्या क्या इसके फवायद हैं, नुकसान वट जो होगा। और ये इंश्योर किया गया था, जो पॉइंट है कि जेडी वैंस की इस मीटिंग में नहीं होना चाहिए। जेडी वैंस जो है वो प्रो पीस है। जेडी वैंस ने तकरीरें भी की हैं, उन्होंने ये ट्रंप को भी बताया था कि जनाब हम तो वोट लेकर आए हैं कि हम एंटी वॉर है,
और जेडी वैंस अपने आप को फ्यूचर का रिपब्लिकन का एक प्रेसिडेंट भी वो सामने ला रहे हैं। अमेरिकन ने तो इनको वोट दिया था, एंटी वार वोट दिया था, ट्रम्प साहब ने एंटी वार वाला वोट वो साइड पे किया अगेन, क्योंकि उनका फ्यूचर तो खत्म हो रहा है, 2-3 साल बाद उनकी टर्म तो खत्म हो रही है। अगला प्रेसिडेंट कौन है? अभी इनकी उम्र जो है वो 41 साल है, मतलब ही जस्ट 41 जेडी वैंस जो है। अच्छा, वो मार्क रूबियो को वो प्रमोट करना चाहते हैं कि नेक्स्ट प्रेसिडेंट वो हो। सो ये जो एंटी वॉर स्टांस है जेडी वैंस का, ये इनका ये डोमिनेंट है व्हाइट हाउस में, इन सेंस कि कहा जा रहा था कि अगर उस दिन मीटिंग में ये होता, नितिन जो वगैरह जो आए थे, तो ये शायद फैसला ना होने देता। और उस इजलास में मार्क रूबियो खिलाफ थे जंग के, उसमें आपके जनरल केन्स खिलाफ थे, उसमें जनाब सीआईए चीफ खिलाफ थे। अब अगर जेडी वैंस भी उस मीटिंग में होता, ये भी खिलाफ होता, तो शायद वो सदर साहब जो है वो फैसला ना कर पाते ईरान का। सो ही इज अ प्रो पीस, ही इज अ प्रो एक सीज फायर, नो वार। इसलिए मैं समझता हूं कि जेडी वैंस जब तक रूम में है, मुज़ाकरात कर रहे हैं ये ईरानियन के साथ, हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि कोई ना कोई ब्रेक थ्रू। ठीक, मैं जरा वाशिंगटन से भी मालूम कर लूँ ना खलासा साहब। जाजिब साहब, वाशिंगटन भी वैसे ही सोच रहे हैं जैसे खलासा साहब सोच रहे हैं, जैसे हमें पाकिस्तान में लग रहा है कि मुज़ाकरात खत्म नहीं हुए, ये स्पीड ब्रेकर है, ये ब्लॉकेड भी नहीं है। जी बहुत शुक्रिया। देखिए, खलासा साहब का जो तज्जिया है वो ऐसा ही है जैसे दरिया को कूजे में बंद कर दिया। हमारे पास तो कहने में कुछ नहीं, माशाल्लाह इतने सीनियर हैं और जबरदस्त किस्म का इनका तजर्बा है हर मामले के ऊपर। देखिए, बात दरअसल ये है कि आपने जब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी होगी जेडी वैंस की, उन्होंने आकर बड़ी मुख्तसर एक प्रेस टॉक की और उनका जो रवैया बड़ा जारहाना और थोड़ा सा मायूसी और जल्दी में नजर आ रहे थे। और देखिए, उन्होंने जो बात की थी उस अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा था कि एक ही बात उन्होंने बताई कि रेड लाइन हमारी ये है कि ईरान जो है वो कभी जौहरी हथियार जो है वो हासिल नहीं करेगा, और इस हवाले से जो है हमें कोई वो गारंटी नहीं दी गई या हमारी जो बात जो उसको नहीं सुना गया। मुज़ाकरात तो हो गए, लेकिन बुरी खबर ये है कि कोई मुआहदा नहीं हुआ। अब मामला ये है कि क्या ईरान ने उस मुज़ाकरात के अंदर ये कह दिया था कि हम जौहरी बम बनाने जा रहे हैं? मतलब जेडी वैंस की बातों तो यही लग रहा था ना कि ईरान ने कह दिया जी तुम जाओ जो मर्जी कर लो, हम तो अपना जौहरी बम बना रहे हैं, जिस तरीके से जेडी वैंस ने जो है हो सकता है उन्होंने अफजुदा यूरेनियम मांगी और उन्होंने कहा भाई हम नहीं देते। देखिए, गुज़िश्ता रात से जो जितने भी मैं अमेरिकन मीडिया के शोज देख रहा हूँ, वो जो खबरें आ रही हैं पाकिस्तान से भी जो आ रही हैं, उस सब का खुलासा ये बनता है कि जो एक तज्जिया सामने आता है वो ये है कि ईरान ने जौहरी हथियार बनाने का तो ऐलान नहीं किया होगा इन मुज़ाकरात में, लेकिन आज की बात को आगे बढ़ाता हूँ, ईरान ने अपना यूरेनियम जो है उसको गिव अप करने से इनकार कर दिया होगा, जो कि अमेरिका को काबिल कबूल नहीं है। देखिए, ये खबरें ये आ रही थी कि ईरान को इन मुज़ाकरात से पहले ये कहा गया था कि या तो वो अपना यूरेनियम जो है वो किसी तीसरे मुल्क के पास अमानत के तौर पर रखवा दें। 1000 पाउंड से यूरेनियम है, कैरोलाइन लेविट जो कि तर्जुमान है, प्रेस सेक्रेटरी है व्हाइट हाउस की, उनके मुताबिक, और या तो वो इसको गिव अप कर दें या फिर किसी तीसरे मुल्क के पास जो है अमानत के तौर पर रखवा दें, और बाकी जो वो सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के लिए यूज करना चाहते हैं उसको पब्लिक मकामात के ऊपर लगाएं, जहां पर आईएई के इंस्पेक्टर्स उनको मॉनिटर कर सकें और दुनिया के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी मुल्क जो है वो उसकी मॉनिटरिंग कर सके। वो गारों के नहीं, वो गारों के अंदर नहीं, वो जेर जमीन नहीं, बल्कि वो ऐसा मकामात पर रखा जाए जहां उसकी मॉनिटरिंग हो। तो मेरे ख्याल में ईरान ने जो जौहरी हथियार बनाने का ऐलान तो नहीं किया होगा मुज़ाकरात में, अलबत्ता उन्होंने अपने यूरेनियम को जो है गिव अप करने से इनकार कर दिया होगा, जिस पर डेडलॉक हुआ। अच्छा, दूसरी बात तो देखिए यहाँ पे देखिए जाजिब भाई, अब इस वक्त वाशिंगटन डीसी में क्या सोच रहा है अमेरिका, और अमेरिका का मीडिया क्या सोच रहा है, क्या बात कर रहा है, क्या मुज़ाकरात चाहते हैं या बस अब गिव अप कर चुके हैं कि बस अब हमले ही करने हमने दोबारा से? देखिए, कोई गिव अप नहीं हुआ। अब आप ये देखिए आप भी माशाल्लाह काफी चीजों को देख रहे अच्छे तरीके से। अगर तो इन मुज़ाकरात के बाद बाहर आकर जेडी वैंस और ईरानी मुज़ाकरातकार हाथ मिलाते और कहते कि हाँ जी जबरदस्त बातचीत हुई, हमारा माहिदा हो गया, सब चीजों में इत्तेफाक हो गया और जंग रुक गई, ये वो नहीं कर सकते थे। मेरा अपना एक ज़ाती ख्याल ये है कि काफी बातों पर जो है इत्तेफाक हो चुका है, लेकिन कुछ मसलहतों की बुनियाद के ऊपर जो है वो अभी उस तरह के ऐलानात नहीं किए जा रहे जो कि ऐलानात बनते हैं। और दूसरी बात यह है कि देखिए, जेडी वैंस ठीक है, नायब सदर हैं अमेरिका के, और उन्होंने इन मुज़ाकरात को लीड किया इस्लामाबाद के अंदर,
लेकिन सदर ट्रम्प की एक आदत है कि वो हर ऐलान खुद करना चाहते हैं, वो हर मामला खुद एक्सप्लेन करना चाहते हैं। आपकी देखिए सदर ट्रम्प जब से सदर बने हैं, व्हाइट हाउस में आए हैं, स्टेट डिपार्टमेंट की ब्रीफिंग्स बंद हो चुकी हैं, पेंटागन की ब्रीफिंग्स बंद हो चुकी हैं। व्हाइट हाउस में मुश्किल से 15 दिन बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है कैरोलाइन लेविट की। वो रोजाना चौधरी की तरह एक बैठक लगाते हैं अपनी व्हाइट हाउस के अंदर, और कभी कभार 2 से 3 मरतबा या कभी कभी रोजा जो है उससे ज्यादा मरतबा भी जो है वो मीडिया से बातचीत करते हैं। तो सदर ट्रम्प का मिजाज ये है कि ठीक है, आपने जो भी वहां पे मुज़ाकरात किए, जो भी कुछ बात हुई, आप वापस व्हाइट हाउस आए, यहाँ पर आके दोबारा बैठक लगेगी, इस पर बातचीत होगी, और उसके बाद सदर ट्रम्प जो है अभी देखिए हल्के फुल्के बयानात आना शुरू हो गए हैं। और फिर अभी देखिए ईरान की तरफ से बड़ा एक जबरदस्त बात आई है सामने। ईरान ने यह ऐलान नहीं किया कि वो अपनाए हरमुज को बंद करने जा रहा है। ईरान ने ऐलान किया है कि अब वो अपनाए हरमुज के ऊपर जो है वो टोल वसूल करेगा, जो भी वो फीस जो है वो लगाएगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम अपनाए हरमुज जो है बंद कर रहे हैं। देखिए अपनाए हरमुज हो गई, ईरान के जो है सैंक्शंस खत्म करने की बात हो गई, ईरान की सिक्योरिटी गारंटीज की बात हो गई। जितने नकात हैं उस पर यकीनी तौर पर तफसीली बात हुई है इन मुज़ाकरात के अंदर। यूरेनियम का मामला है वो थोड़ा सा उस पर एक स्टैंस है ईरान का, लेकिन ये मुज़ाकरात का दौर आगे भी चलेगा, इस तरह का ख्याल किया जा रहा है अमरीकी तज्जियाकारों की रिपोर्ट्स के अंदर, अमेरिकन मीडिया के अंदर, और कुछ हमारी भी जो कुछ दोस्तों से बात हुई है कि ऐसा नहीं है कि अब फौरी तौर पर जंग शुरू हो जाएगी। अब देखिए पाकिस्तान भी सालिस के तौर पर अभी भी जो है वो इस मुज़ाकरात में मौजूद है। रशिया का बहुत अहम किरदार है, चाइना का बहुत इसमें अहम किरदार है। और दूसरी बात यह है, देखिए सदर ट्रंप इस जंग से फौरी बाहर निकलना चाहते हैं। ये साल अमेरिका में मिड टर्म इंतखाबात का है। रिपब्लिकन पार्टी वैसे भी अपनी अहमियत खो चुकी है, अपनी पॉपुलैरिटी जो है वो काफी उसकी कम हो चुकी है। उसकी ये वजह नहीं कि डेमोक्रेट पार्टी जो है वो कोई बहुत जबरदस्त काम कर रही है, उनकी जबरदस्त लीडरशिप है, रिएक्शन आ रहा है अवाम का। और जब अवाम का रिएक्शन आता है तो उनके पास दूसरी और कोई चॉइस नहीं है। 2 पार्टी सिस्टम है इस मुल्क के अंदर, तो वो डेमोक्रेट पार्टी की तरफ जाएंगे। और सदर ट्रंप को इस मामले के हवाले से बड़ा उनको मालूम है कि क्योंकि बड़ी बड़े शहरों के अंदर, बड़ी बड़ी स्टेट्स के अंदर जहां 40-40 साल से रिपब्लिकन पार्टी कोई सीट नहीं हारी, जो भी मुकामी तौर पर इंतखाबात हो रहे हैं, वो तमाम सीटें हार चुकी है रिपब्लिकन पार्टी। और अमरीकी अवाम के जितने बड़े मुजाहरे हुए हैं यहाँ पर, नो किंग्स जो प्रोटेस्ट हुए थे, उसमें मेन मुद्दा तो ये इसराइल और ईरान वाले मामले के ऊपर था। और 70% से ज्यादा अमेरिकन जो है वो इस जंग से जो है वो बाहर निकलना चाहते हैं, वो नहीं चाहते ये जंग।